अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। इतना सोच में क्यों बढ़ गए? क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप के आउट हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है सारी वो जो मोटिवेशन मेरा ख्याल है हम सभी इस चीज़ पे तो बहुत उदास हैं और कल हमने शो भी इसलिए नहीं किया। नहीं, ये वजह ना डालें। नहीं, ये वजह नहीं देखिए, उसमें खास तौर पे ना कल से पूरी नेशन सोच रही है अगर बांग्लादेश भारत को हरा सकता है तो हमें क्या तकलीफ थी, हमें क्यों नहीं जीते। हर जगह हम लोगों से यही पूछा जा रहा है। और बांग्लादेश ने यानी कि बांग्लादेश के हवाले से तो हाँ, रमीज सर जो बातें कर चुके हैं यहाँ बैठ के, उसके बाद अगर इंडिया बांग्लादेश से हार गया तो फिर वाकई हमें खुद पे सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है एक लम्हा फिक्रिया है और वेकअप कॉल कहना चाहिए। ये देखता है कि हमारी टीम इसको किस तरह पॉजिटिव लेती है, तो क्यों ना फिर हम इन्हीं से ना पूछें। रमीज राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ शुमाइला चौधरी भी हैं। रमीज सर, कल की अजीब सी एक फतह और हार का कॉम्बिनेशन था। हाँ, ये आपका पॉइंट ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से और जनरली भी ओपिनियन यही था कि ये आधे हारे हुए उतरते हैं फील्ड में। जो इनकी परफॉर्मेंस थी जी जी, और कहीं से भी इनको जीतना नहीं, ये मैच चाहिए था क्योंकि कोई चांस ही नहीं दे रहा था। बट इससे पता यही चला कि जो भारत की बेंच स्ट्रेंथ है वो अभी और पुख्ता होने की इसको ज़रूरत है, और जो बेंच स्ट्रेंथ बांग्लादेश ने खिलाई वो इंटरेस्टिंग थी और एक्साइटिंग। अच्छा, हमारे लोग ना अक्सर इस तरह के मैचेस के हवाले से अपसेट टाइप ही मैच होता है, ये कहते हैं ये फिक्स मैच था, ये पहले से डिसाइडेड था कि भाई इस तरह की कमज़ोर टीम से इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो हार गई है, तो यकीनन ये उनको या तो थोड़ा सा एक रिलीफ देने के लिए था या उनको थोड़ी तसल्ली देने के लिए था। क्या इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं? देखिए, आप गलत इंसान से ये सवाल कर रही हैं क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग अपने नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैं कमेंट्री कर रहा था ना या होता हूं, तो मुझे कोई एक आधा व्हाट्सएप आ जाता है कि ये तो लग नहीं रहा ये फिक्स्ड है। तो मैं क्या कि अगर मैं इस अंदाज और या इस लिहाज से कमेंट्री करूं तो मैं उससे भी जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं बाकी चीजें नोट कर रहा हूँ ना और गेम से मैं हट जाऊंगा। तो ये मैं करता नहीं हूँ। तो नहीं, आई थिंक जेन्युइन विन थी और भारत ने जोर लगाया। वो शुभमन गिल ने बड़ी ब्रिलियंट बैटिंग की, 6 रन से ही हारे हैं ना। देखें, एट द एंड ऑफ द डे डिजर्व बांग्लादेश इसलिए करते हैं कि ये पिच जो थी ये बिल्कुल बांग्लादेश के हिसाब से परफेक्ट थी। अच्छा, उनको चाहिए स्पिन ट्रैक, उनको लो बाउंस चाहिए और साइडवेज मूवमेंट लिमिटेड थी। और एक और जैसे मैंने कल भी बात की थी कि शाकिब उल हसन या कोई भी बांग्लादेशी कप्तान है ना, वो स्पिनर्स को अच्छा मैनेज करता है क्योंकि उनको आदत है, हर वक्त वो ऐसी पिचेस पे खेलते हैं 3 स्पिनर्स के साथ। और स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि ये इवन अगर उन्होंने 3-4 बेंच प्लेयर्स खिलाए भारत ने, बट इनकी जो बैटिंग की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मतलब जो प्रेशर बांग्लादेश को लेना चाहिए था वो पाकिस्तान ने ले लिया पहले ही। अच्छा, उसमें अगर हम सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जी, उसमें हमने देखा कि 4 चेंजिंग की थी भारत ने, लेकिन पहले मैं भारत की बॉलिंग लाइन पे बात करना चाहूँगा। कल भी थोड़ी सी हमने डिस्कशन की। कुलदीप यादव का इफेक्टिवनेस, हमने तो शुरू में बात आपने खास तौर पे एम्फेसाइज किया कि ये एक आउटस्टैंडिंग बॉलर होगा। उस तमाम टीम के अगेंस्ट हमने देखा, हमें तो चले उसने बिल्कुल ऑल आउट किया, बट बाकी टीम पे भी उसका जो इन्फ्लुएंस था नजर आया। कल उसकी एब्सेंस की वजह से भारत ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट साइड नजर आई। नहीं, वो और बड़ा ठीक ठाक रन हो गया। असल में जो कुलदीप की वैल्यू है ना, एक तो लूज बॉल नहीं देते। शमसी है साउथ अफ्रीका के, वो लूज बॉल करते हैं, वो भी ऐसे ही रिस्ट स्पिनर हैं, बट वो आगे पीछे बॉल करते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं कि चलें 2 अच्छे बॉल किए, अभी ये चौके वाला बॉल करेगा। विद कुलदीप यादव वो एक्यूरेट बॉल और फिर ये कि उनकी सटल चेंजेस हैं और उस लिहाज से फॉर्म भी है। और पूरा एक समझे कि साल लगा है उन्हें या 1.5 साल लगा है वापस अपनी स्पॉट को रिक्लेम करने के लिए, क्योंकि भारत ने भी सोचा और उनको समझ आ गई कि इनके पास मैजिक है और शायद 3-4 जो दुनिया की टीम्स हैं वो फंसती हैं रिस्ट स्पिन के अगेंस्ट, जिसमें पाकिस्तान और सबसे बड़ा तो उनका जो हरीफ है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुलदीप यादव को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंडिया में आप कह सकते हैं थोड़ा सा मोराल डाउन होगा फाइनल के लिए। कल फाइनल है तो बिल्कुल होगा आयशा। देखें ना, आइडल तो नहीं है, आप जैसे टीम के साथ हार गए हैं। उसके अलावा जीत के जाएं तो एक और आपका हाई मिलता है आपको, क्योंकि आपको एक इनविंसिबिलिटी मिल जाती है ना, एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी कि हमें कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो जो बबल है ना वो बस्ट हुआ और सबके लिए जो है वो हेडलाइंस लगी सारी दुनिया में कि भारत बांग्लादेश से हार गया। एट द एंड ऑफ द डे वो ये नहीं कह रहे उन्होंने 4 बेंच प्लेयर्स खिलाए हैं, वो ये देखते हैं जी ये रिजल्ट ये है और ये फारिग हो गए। तो फिर अब श्रीलंका को होप मिली है, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम तो बांग्लादेश से अच्छे हैं, हाईली रैंक भी हैं, तो हमारा भी चांस बनता है। और ये मैच जो है ना इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पिच जो है वो श्रीलंका के मुताबिक होगी। अच्छा। और कहीं गेंद ज्यादा स्पिन हुआ और सीम हुआ तो फिर 50-50 चांस हो जाएगा। कल के मैच के लिए इंडिया की टीम में कोई तब्दीली मुतवक्का हो सकती है?
स्टार आएंगे और प्लेयर्स उनके जैसे बुमराह नहीं खेला था, विराट कोहली नहीं खेला, ये दो तो मुझे उन्होंने पांड्या, रेस्ट नहीं हार्दिक दिया पांड्या था, जैसे हम बात कर रहे थे वो अपनी ट्रांसमिशन में कि उनको रेस्ट दिया अपने मेन जी ऑब्वियसली फाइनल से पहले रेस्ट चाह रहे थे कि ऑब्वियसली सोगी कंडीशन है तो वो किसी तरह रिस्क शायद नहीं लेना चाह रहे थे, मगर उन्होंने न्यूक्लियस को नहीं छेड़ा था फिर भी देखें दोनों ओपनर्स अपने पक्के खिलाए उन्होंने, मिडिल ऑर्डर में कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं जी ऐसे ही बॉलिंग में एक आधा उन्होंने, हालांकि बुमराह को मेरे ख्याल से रेस्ट नहीं कराना चाहिए क्योंकि उनको मैच टाइम ज़्यादा चाहिए, इंजरी के बाद आए हैं, सो उनकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी जितने वो मैच खेलेंगे, बट एनीवे उनके मतलब मैक्सिमम यही है कि तब्दीली और कोई नहीं है कि वही 4 वापस आ जाएंगे मेरे ख्याल से वही भी। ये हमने देखा कि शाकिब अल हसन की इनिंग्स देखें, तौहीद हरिडाई की बात करें, उसको बड़ा आपने हाईली हमेशा रेट किया, फिर नसीम की बात करें, फिर एंड में मेहदी हसन की बॉलिंग और बैटिंग का जादू चला। तो ये वर्ल्ड कप से पहले अगर तमीम भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि एक ऐसी टीम हो सकती है जो तमाम टीम को चले हराए नहीं, टफ टाइम देगी, और जैसी इंडिया की कंडीशन है हाँ टफ टाइम तो देंगे मगर जीतना इनके लिए, इनके जो बैटिंग लाइनअप है ना वो सेंसेशनल नहीं है और उनका जो एवरेजेस भी अगर आप देख ले वो 30s में ज़्यादा जी 30s में। तो आप बाकी मुल्कों की देखें जो टॉप प्लेयर्स है वो 50s में उनकी एवरेज है और फिर वो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो ये हिट एंड मिस होंगे बांग्लादेश। ऑन द डे पिच मिल गई ना, थोड़ी सी बारिश कहीं हो गई या किसी ऑब्सक्योर सेंटर में खेल रहे होंगे तो ये इनके जीतने के चांसेस अच्छे होंगे, बट इसी वर्ल्ड कप में हर कोई तैयारी करके आता है, वर्ल्ड कप में किश्तियां जला के आप जाते हैं कि और अपने आप को बैक करते हैं कि मैं बड़ी से बड़ी टीम से टक्कर लूंगा, तो उस लिहाज से इनको अपनी बॉडी लैंग्वेज, इनको अपनी सोच, मकसद जो है ना वो डिफाइन करके और आगे बढ़ना। ये नहीं हो सकता कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करें ये कि चलो दाव लग गया तो जीत गए, दाव नहीं लगेगा तो हमने तो हारना ही था। हाँ। ये इंप्रेशन ये मिलता है बांग्लादेश से। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जो हमने कल और परसों भी थोड़ा डिस्कस किया, दुनिया का मोड ऑल टुगेदर चेंज होता जा रहा है एग्रेसिव क्रिकेट के लिहाज से। अब जैसे कल 415 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए, दुनिया की पहली साइड है जिसने 7 दफ़ा 400 या उससे प्लस रन बनाए। इसी तरह इंडिया ने 6 दफ़ा बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफ़ा, न्यूजीलैंड ने 2 दफ़ा, इंग्लैंड ने 5 दफ़ा, जिम्बाब्वे ने इवन 1 दफ़ा। ये हम एक दफ़ा भी नहीं बना सके पूरे अपने एरा के अंदर। तो ये माइंडसेट, ये ब्लॉक, ये जो प्रॉब्लम है, और अगर आपने वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट खेलना है वो तो ऑब्वियसली आपको पहले खेल के हर एक ने कोशिश करनी है 350 से प्लस करे ताकि वन साइडेड मैच कर दे। तो कैसे देखते हैं, किस तरह ये कर सकते हैं? हम जो है ना, ये आपका पॉइंट ठीक है, ये कई ऐसी जो स्कोर्स होते हैं ना ये वाव फैक्टर क्रिएट करते हैं एक और फिर आप जो है ना एंजॉय भी करते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस, क्योंकि रिकॉर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस होती है ना। ऐसे ही यूसैन बोल्ट ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो पूरे जमैका के लिए एक वाव फैक्टर था, वो एकदम वर्ल्ड मैप पे आ गए। सो इस तरह के माइलस्टोन्स पाकिस्तान को ध्यान में रखने चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो 2-1 सीरीज हम ओडीआई की जीते थे पिछले साल हुई थी, जो उसमें 350 पे 350 किया हुआ है। सो मीनिंगफुल इनिंग्स तो हमें देखने को मिली हैं, बट ये जो होता है ना सेंसेशनल हेडलाइंस, ये क्रिएट करनी है और ये पाकिस्तान में कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैटिंग पिचेस हैं। वर्ल्ड कप में भी आपको मौका मिल सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप में मोस्टली बैटिंग पिचेस होंगे। तो देखना है कि उस माइंडसेट के साथ खेलते हैं या नहीं खेलते, ये मैसिव माइंडसेट की शिफ्ट चाहिए। अच्छा, और उसके लिए फिर आपको अपने बल्लेबाज वैसे ही प्लेस करने हैं। बिल्कुल। तो कल के वेदर के हवाले से वैसे क्या प्रेडिक्शन है? क्लियर तो ये बताएंगे। बेहतर है, मतलब बारिश तो नहीं है, बुखार नहीं है, वो कह रहे हैं बेहतर, लेकिन बात ये बेहतर मतलब बारिश नहीं है, बारिश को बुखार नहीं है। अच्छा, जब से पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान वापस तब आया, मौसम ड्राई हो ना नहीं, वैसे भी अगर हो भी जाती है तो ऑब्वियसली रिजर्व डे है तो उन्होंने करवा के छोड़ना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। तो जनाब, कल आखिरी मैच है, फाइनल है एशिया कप का, और भारत के दरमियान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। तमीर सर, कैसे देख रहे हैं कल के होने वाले मैच को? जो कल गुजर चुके हैं उसके मैच में तो हमने बड़ा तबसरा कर लिया कि बड़ी एक अपसेट सी शिकस्त थी इंडिया को। देखिए, फाइनल जो है दोनों टीम्स ने जीते हुए हैं एशिया कप के, बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो किसी को कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, बट भारत बिकॉज पाकिस्तान से जीता हुआ है वो एक हाई जो है ना वो लेके जाएंगे। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ तो कोई खास अच्छी नहीं थी इनकी परफॉर्मेंस, बट ये बड़े मुकाबले हैं तो इसमें बड़े प्लेयर्स जो है ना वो सामने देखने वाले हैं। सो इनके पास बड़े मौक़ों के बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है फॉर एग्जांपल, या रोहित शर्मा है, ये जो है ये चमकने वाले हैं सितारे, क्योंकि ये हेडलाइंस बटोरते हैं। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, ये ऐसे मौके ढूंढते हैं कि जहाँ पे हम दुनिया को बता सकें कि वाकई हमारी वैल्यू है, और ये एक बहुत बड़ा पेडेस्टल। अच्छा रमीज भाई, उसमें ऑब्वियसली अब भारत के एक माइंड में ये जॉल्ट उसे कर सकती है, वो ये है कि हम 10 विकेटें हम एक दफ़ा पेस अटैक से आउट हुए, श्रीलंका के अगेंस्ट हम सारे स्पिनर से आउट हुए।
श्रीलंका के माइंडसेट ऑब्वियसली 100% यही होगा कि कहीं ना कहीं उनके क्रिएटर भी समझ रहे होंगे कि स्पिनिंग ट्रैक बनाना है और स्पिन पे फंसाना है इन्होंने, और बांग्लादेश ने भी सम हाउ वही चीज़ की। तो आप कैसे देखते हैं कि अब अगर ये स्पिनिंग ट्रैक बनता और भारतीय एक दफ़ा एक्सपोज हो चुकी है तो कितने चांसेस श्रीलंका के देखते हैं आप? देखिए इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो वेलेलागे हैं या तीक्ष्णा है, ये दो तो बहुत अच्छे इनके पास बॉलर्स हैं। एक जो तीसरा स्पिनर है ना इनका धनंजय, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग नहीं है। सो इनका वो वीक लिंक बन जाता है। तो जो प्रेशर ये दो क्रिएट करेंगे वो प्रेशर वहां से रिलीज भी हो सकता है क्योंकि वो बेसिक ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो या तो इनको एक रेगुलर श्रीलंका ने लास्ट मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। मैं वही कह रहा हूँ, या तो पिच वैसी हो ना जहाँ पे एक नॉन रेगुलर भी जो है वो डिफिकल्ट हो जाए। बट अगर पिच डिफिकल्ट होगी तो फिर ये भी अपनी पूरी टीम के साथ उतरेंगे भारत, तो ये भी मुश्किल फिर पैदा करेंगे ना। कुलदीप यादव पर्टिकुलरली या जडेजा, वो उनकी रिस्ट स्ट्रांग है, उनका स्पिन शार्प होता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि बॉलिंग अटैक जो है ना फिर भी बहुत अच्छा है श्रीलंका का, क्योंकि आप मत भूलें कि पतिराना हैं जो कि डेथ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और स्विंग बॉलिंग भी करते हैं। और अगर कहीं 2-3 विकेटें भारत की जल्दी गिर गई तो इनके भी मसले मसाइल कुछ मिडिल ऑर्डर में हल्के फुल्के पिछले मैच में बने हैं। जी। तो वो अगर शुभमन गिल की सेंचुरी आप निकाल दें तो फिर तो कुछ भी इतना कुछ खास था नहीं, वो इमारत उसी 100 पे खड़ी हुई थी। अच्छा, इनका पाकिस्तान का और भारत का अगर देखा जाए, जो हम अगर हिस्ट्री देखें और लास्ट मैच 7 ईयर की देख रहा था स्टैट्स भारत के, 2016 का सेमीफाइनल हारे, तो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हमसे फाइनल हारे, 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हारे, 2019 का सेमीफाइनल हारे। तो ये भी बड़े मैच के अंदर जब इनके ऊपर प्रेशर आता है या अटैक किया जाता है तो ये भी खड़े नहीं हो पाते। इनके प्रॉब्लम भी सेम हमारी तरह के हैं, बट ये कि थोड़े से कंसिस्टेंट हमसे बेहतर है क्योंकि बैटिंग इनकी स्ट्रांग है। तो आपको लगता नहीं कि अगर श्रीलंका ने जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप के एशिया कप के फाइनल में रजपक्सा की और सरंगा की एक पार्टनरशिप हमसे मैच दूर ले गई, उन्होंने अगर इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए अटैक किया तो भारत जरूर गिरेगा। देखिए हसरंगा की आपने बात की, वो नहीं है अवेलेबल, और अगर वो होते तो फिर बैलेंस टिल्ट कर सकता था क्योंकि वो 3-in-1 बिल्कुल ऐसे ही 3 डायमेंशनल क्रिकेटर बन चुके हैं। सही पॉइंट है आपका, इसलिए कि ये भी सकम कर सकते हैं टू प्रेशर, और ये भी डिपेंडेंट है ऑन द ब्रिलियंस ऑफ 2 और 3 जी। बॉलिंग जो है इनकी वो ठीक है, वो स्टेडी है, यानी कि गेंद को स्विंग करेंगे, बुमराह जो है वो आके आउट करेंगे, और अगर कहीं इनका ओपनिंग पार्टनरशिप चल जाती है श्रीलंका की तो फिर इनको मैसिव एडवांटेज हो जाएगा। तो इनको भी वही करना है जो पाकिस्तान करता है, विकेट्स इन हैंड एंड तक लेके जाएं और फिर हमला करें लास्ट के 15 ओवर्स में। अगर विकेट्स गिरती नहीं, जो कि भारत के पास एडवांटेज मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग है, कुलदीप यादव हैं जो विकेटें लेते हैं, और प्रेशर अगर बुमराह एंड कंपनी, शामी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए। इनको अपनी कहानी और अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन बनानी है, और वो यही है विकेट्स इन हैंड समहाउ। अच्छा, पहले आप बात कर रहे थे जब पाकिस्तान एशिया कप में जब तक था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आगे आके खेलने की अभी ज़रूरत है, मज़ीद इनको पॉलिश होने की ज़रूरत है। अभी आप जैसे कि बात कर रहे थे कि इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं जो हेडलाइंस बना सकें। तो आपके ख्याल में कि इंडिया को इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर वर्ल्ड कप तक जाते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में अब चेंजेस होंगे, तो क्या इंडिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ, इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप में जाता है तो क्या उनकी बेस्ट टीम हम कहेंगे? ये मतलब ये उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जितनी कि प्रीवियस वर्ल्ड कप में होती थी, इसलिए कि देखें ना रोहित शर्मा की फॉर्म और उनकी जो एक एजिंग सुपरस्टार है वो, बिल्कुल विराट कोहली के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, वो कब तक सस्टेन कर सकते हैं। देखिए उनके फेलियर से क्या इम्पैक्ट होगा, और वो फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर मैच में आपको तबाहकुन बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल 32-33 साल की उम्र है उनकी भी, तो वो भी मतलब मेरा टारगेट किया जा सकता है क्योंकि सारी तवज्जो उन पे चली जाती है, तो उनके ऊपर जोर ज्यादा लगता है। ऐसे ही है जैसे टेल एंडर जब आता है तो फास्ट बॉलर को एक रेड फ्लैग दिखने को मिल जाता है ना, तो उसको पता है कि ये वॉकिंग विकेट है, ये मैं विकेट ले लूं। तो इसी तरह से विराट के ऊपर भी बहुत हमला होता है। तो ये 2-1 है, अगर टॉप ऑर्डर के 2-3 अगर जल्दी बल्लेबाज गिर जाते हैं तो इनके वर्ल्ड कप में भी प्रेशर इनका क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये संभाला देते हैं। मगर ये इनकी बेस्ट टीम है क्योंकि बुमराह फिट हो गए हैं, कुलदीप वापस आ गए हैं, वो बाहर नहीं होंगे, शामी को ये लेके खेलते हैं, और इसी तरह से सिराज जो है वो वैल्यूएबल एडिशन है। स्पिन इनकी इसी तरह से अक्षर पटेल है जो लेफ्ट आर्म स्पिन है और हिटिंग कर लेते हैं। तो इनके बॉक्सेस तो टिक हो रहे हैं। भारतीय कंडीशंस को सामने रखते हुए ये बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। आगे जाएंगे, आई थिंक सेमीफाइनल तो भारत खेले ही खेलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फाइनल भी खेलें और फाइनल जीत भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इंडिया में देखें ना, एक तो होम कंडीशंस, फिर इनको पता है कि घर में हो रहा है। लास्ट टाइम जब घर में वर्ल्ड कप हुआ था तो ये वर्ल्ड कप जीत गए थे, बिल्कुल। और तो ये एक इनको
मिलता रहता है एक तरह से ना कंट्रोवर्सी प्लस में। पॉइंट इनके पास ये हाँ है। नहीं, मगर इन पे जो एक डिबेट होती है वो यही कि आप बड़े मुकाबले में, जैसे इरफान कह रहे थे कि आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो आप घर में खेल रहे हैं, देखें कि ये प्रेशर ज्यादा उसमें उसको लेते हैं या कम लेते हैं। बिल्कुल ये जरूरी है क्योंकि घर में अक्सर प्रेशर ज्यादा आ वही जाता है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना कि आपको हारना है, तो कोई सोच ही नहीं सकता है भारत में कि भारतीय टीम हारेगी। ऐसे ही जी, आप कुछ पूछ। मैं ये पूछ रही थी कि जो महेश की इंजरी है श्रीलंका को, उसका कितना नुकसान हो सकता है कल के मैच के लिए? उनका हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा खिंचा था डाइव मारते हुए, सो मेरे मेरा ख्याल से भी खिंच गया खेलेंगे। था। हाँ आपने भी नसीम- बहुत बड़ी डाइव मारी हाँ, थी। ये भी नसीम शाह बनी मैं भी है। डाइव मार के निकली ये भी कोशिश कर रही है बड़ी बड़ी डाइव पोछे वाले मारने के की। सामने डाइव मार रही थी। मैंने स्टूडियो के बाहर डाइव मारी थी क्योंकि और ये उसके पहुंची बाद हुई खातून है। सर इसकी इंजरी के बारे में सो वो ये उनको खिलाएंगे जी। वो देखे ना, वो एक मस्ट सिलेक्शन है, इररिस्पेक्टिव वो एक टांग पे बॉल करें। मुझे याद है अब्दुल कादिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने 7 विकेटें ली थी वो फैसलाबाद टेस्ट मैच में, तो अगला टेस्ट मैच कराची में था, तो वो प्लास्टर पहन के उन्होंने वो टेस्ट मैच खेला था। अच्छा और एक हाथ से और ऐसे करके प्लास्टर में, उस वक्त प्लास्टर होता हाँ, है ये प्रॉपर। याद है हमें, सलीम मलिक की एक दफा याद है कि तो जब ये आपके 2 प्लेयर्स जो पिछला मैच नहीं ना खेले हैं, एक को बैक स्पैज्म हो गया सडनली, Exactly. एक को हो गया बुखार, बुखार। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने वैसे वैसे क्रिकेटर्स देखे हुए हैं जिन्होंने मतलब फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जान लगा दी अपनी जान टीम लगा की दी खातिर। है। और वो तो ये ग्राउंड तो- में बड़े अच्छे नजर भी आ रहे थे। उस दिन भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि वो खेल सकते थे, जिसकी वजह से हमारा रन रेट भी काफी हाँ नहीं, मतलब कम मेरा था। फॉर्म प्लेयर है, अगर आप वो बिल्कुल। लास्ट मैच है, डू और डाई मैच है, तो ये अप्रोच की बात है। देखिए, और ये आपको इससे सीखना है और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट अपने आप को कर रहा हूँ कि ये रियलाइजेशन होनी चाहिए सारे फैंस को भी, जो हमें सुन भी रहे जी। हैं और जो क्रिकेटर्स जो हैं जो सुन रहे हैं, कि ये जो है ना, इट्स अ नो ब्रेनर कि आपको खेलना ही खेलना ऐसे है, ही। बस खत्म होगी बात। वो फौजी वाला साहब की जो बिल्कुल, जंग बिल्कुल। है तो आपने हर हाल में लड़ना ही लड़ना आगे है। से हाल गोली में चल रही है तो लड़ना आप हमें लड़ना ही सामने लड़ना ही अच्छा, लड़ना। मैं हमेशा इंडिया को 10 साल मैंने हमेशा बात की, जो सक्सेस मिली वो धोनी की वजह से मिली, क्योंकि उसकी जो गेम अवेयरनेस थी वो शायद उस एरा के अंदर एक डेकेड में किसी की मैंने नहीं देखी। और मैं हमेशा ये बात करता था जब धोनी जाएगा तो भारत गिरेगा, और मैंने ये 6-7 आपको इवेंट गिनवा भी दिए कि जैसे उनका कैरियर एंड की तरफ गया तो इनकी जो सक्सेस मिलना ख़त्म हो गई। आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में भी धोनी का जो एक एक्स्ट्रा एक्स कार्ड हम बोलते हैं कि धोनी की वजह से टीम में आता है, वो गेम अवेयरनेस, इवन वो कैप्टन नहीं भी थे तो उसका होना बहुत मैटर करता था, वो इफेक्ट करेगा भारत को? देखिए, सुनने में आ रहा है उनको मेंटोर रख रहे हैं वर्ल्ड कप में, सो उनकी प्रेजेंस से ये फायदा उठाएंगे, क्योंकि देखें ये जो ग्रेट क्रिकेटर्स होते हैं ना, जिनका टेम्परामेंट सॉलिड होता है, उनकी राय एक 5 मिनट कॉर्नर में जाके किसी को बकअप करने से ना इतना बड़ा दिल हो जाता है। मुझे याद है वर्ल्ड कप 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे थे और हमारा हर मैच जो था वो मस्ट विन था, तो फिर इमरान खान विव रिचर्ड्स को लेके आए थे ड्रेसिंग रूम। अच्छा। और उन्होंने फिर एक पेप टॉक दी थी। अच्छा और पेप टॉक दी थी कि आपसे बेहतरीन टैलेंट दुनिया में नहीं है, और अगर आप नहीं करें, फिर मेरी तरफ उन्होंने स्पेशल किया कि आई बीइंग द सीनियर प्लेयर आई हैव गॉट टू मेक इट हैपन। फिर उन्होंने सलीम मलिक को इशारा किया, सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान। तो ये और मुझे अभी तक याद है वो, इसलिए कि उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका कि दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन आके आपको कह रहा है कि यू आर द बेस्ट। तो ये धोनी से भी ये एडवांटेज लेंगे ऐसे कि उसकी प्रेजेंस से जो है ना, वो जहाँ पे थोड़े से कॉबवेब्स जहन में रह जाते हैं या हेजिटेशन सिस्टम में डेवलप हो जाती है, वो क्लैरिटी देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये हमारी अगर टीम के हवाले से भी थोड़ी बात कर ले, कैसे देखते हैं ये? कुछ लोगों का ये मानना भी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि ये एक वेकअप बड़ी कॉल, जल्दी चीजें मान जाते हैं। हाँ मान जाते हैं, मानना पड़ेगी जिस तरह बनवाया गया कि हमें कुछ चेंजिंग फोर्स अब करनी पड़ेगी। जिस तरह बाबर रिलेक्टेंट थे, कुछ करने के लिहाज से नहीं थी, तब जो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक या पीसीबी अब सोचेगा कुछ मस्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें हमने इमाद की बात की। शायद कहीं ना कहीं लगता है कि फ़हीम अशरफ, और अगर हम वसीम जूनियर को देखें तो किसी एक को तो आप ड्रॉप करना ही पड़ेगा आपको, और शायद आपको एडिशनल एक पेस बॉलर भी डालना पड़े, चाहे जमान की सूरत में डालें या आप हसन अली की सूरत में डालें। तो ये, या बैटिंग के अंदर भी हमें ये 2 लड़कों को बाहर बिठाई रखा, अब आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि हमें ये प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे, तो इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जमान को पिक करना चाहिए। अगर आपने उनको एशिया कप के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में लास्ट ओवर करवाया, तो इसका मतलब है आपको उनकी वैल्यू का आइडिया है, और स्ट्रेट अवे आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर सकते हैं एक प्रेशर मोमेंट पे, तो फिर तो उनकी सिलेक्शन शुरू से होनी चाहिए थी। और अब
वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं और आप समझते हैं कि ये डेथ ओवर्स में, क्योंकि वहाँ पे धुनाई होनी है उन पिचेस पे, तो हमें कोई चाहिए ऐसा बॉलर जो कि रन्स रोक सके जी। तो इनकी सिलेक्शन जो है ना मेरे ख्याल से बनती है। इसी तरह से साइम अयूब की सिलेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है। 50 मारी हाँ, और नहीं फिर ये है कि मेरी किताब में ये पता नहीं बाकी को इसके ऊपर उनका क्या टेक है या समझ नहीं आती है, फॉर्म को आप सल्यूट करते हैं। यस, फॉर्म जो है ना वो डिटरमिन करती है कि आप मैच जीतेंगे या हारेंगे। तो आपने देख लिया फखर जमान की फॉर्म नहीं थी, क्या हाल हुआ, बिल्कुल एक सारे आपकी बैटिंग ऑर्डर में ना हेजिटेंसी आ गई, क्योंकि वो वेट कर रहे थे ये अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ, तो 3 नंबर वाला पैड तो चौथा नंबर वाला भी तैयार हो रहा है। तो मतलब मेरा ये ठीक नहीं होते, सिग्नल्स जो है ना वो पॉजिटिव नहीं आते हैं। तो जो फॉर्म में प्लेयर है वो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं और वो फिर आपको तसल्ली देता है। और साइम अयूब में टैलेंट है, असल में उनको शारजा ले गए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया और वो पिचेस जो थी वो खासी खराब, एक मैच जो जीते उसमें बड़ी शानदार उन्होंने। तो ये देखें इस तरह के बिफोर के वो और ज़्यादा बॉक डाउन हो जाएं और उन पे प्रेशर क्रिएट हो जाए और वो फॉर्म चली जाए और फिर उनको सिलेक्ट किया जाए। जो अच्छी सिलेक्शन होती है वो फॉर्म को देख के पिक किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और आई एम श्योर के जो हमारा थिंक टैंक है या जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर निगाह उनकी जमी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि T20 के माइंडसेट से जो आप बात कर रहे हैं 400 करेंगे या 350 करेंगे, वो कौन करेगा, वो ऐसे बच्चे करेंगे। अच्छा, जमान खान के हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या जमान खान को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना चाहिए? जो अभी डेब्यू था उनका एशिया कप में, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ये एक और बड़ा इवेंट, उनका पहला इवेंट होगा। नहीं करना चाहिए, मैंने यही बात की कि उनको रखना चाहिए, इसलिए कि अगर वो स्लोअर बॉल और यॉर्कर्स और आपके रन्स बचाते हैं तो फिर उसमें जो है फायदा है आपको। किसको सेक्रीफाइस करेंगे? ऐसे बॉलर को जो थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, या ऐसे बॉलर को जो रिवर्स स्विंग करते हैं और जिनकी पेस ज़्यादा है। तो ये आपने देखना है कि कंडीशंस को सामने रखते हुए, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर आपके पास पिच का पूरी एनालिसिस होनी चाहिए जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं इंडिया में, ताकि उसका कैरेक्टर पता चल सके, फिर उस हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन जो शुरू होती है ना वो पिच को देख के होती है। बिल्कुल। आप पहले सरफेस को देखते हैं, वो 22 गज आप उसको उसमें आपके ओपिनियन होता है, फिर आप मैच विनर्स ढूंढते हैं जो इस 22 गज में आपको मैच जिता सकता है। सही। और फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर या एक्स्ट्रा बैट्समैन, वो पिच डिटरमिन करती है। तो आपकी जो सारी सिलेक्शन है ना वो 22 गज पे मुनसर होती है। सही। अच्छा, थोड़ा सा अगर मजीद देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ओपनिंग का इशू आया, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में थे, आते साथ उस लड़के ने बताया कि वो टेक्निकली साउंड है और बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली। अगर फ़खर फॉर्म में नहीं है, और मेरा ख्याल है कि फ़खर को लेके तो ज़रूर जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का टेक्निकल साउंड प्लेयर अगर इमाम भी है और इसके साथ जाए और यही हमारे दोनों ओपनर अगर रहते हैं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये क्या बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकती? देखिए वही बात है, फॉर्म है ना तो आप ज़रूर खिलाएं। और अगर आपने पिछले मैच में भी फ़खर जमान को खिलाना था तो मिडिल ऑर्डर में खिलाते, जैसे T20 में खिलाया नंबर 6 के ऊपर। स्लॉगिंग वो करे जहाँ पे गेंद स्विंग नहीं हो रहा, स्पिनर्स के गेंद शायद लग जाते। तो ये भी गलत था उनकी पोजीशन को ना हिलाना, क्योंकि पता है आपको कि स्विंग के ऊपर उनका पॉइंट नहीं चल रहे हैं। सो ये अब्दुल्ला जो है ना ये आपको स्टेबिलिटी देते हैं, आपको पेस शायद उस हिसाब से नहीं देते जैसे मॉडर्न ओपनर्स देते हैं बाकी कंट्रीज के, मगर आपको इस बैटिंग ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए। इमामुल हक भी वो देते हैं। इमामुल हक जो है वो खेलते हैं जैसे वो खेलते हैं। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला की इंक्लूजन जो है ना इन द प्लेइंग 11 बेनिफिट करेगी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आप बात कर रहे थे पिच की, विकेट की, तो जैसे जैसे एशिया कप आगे बढ़ता गया है हम देख रहे हैं कि क्या विकेट का बिहेवियर चेंज होता है और वो आसान होती जा रही है खेलने के लिए, बैटिंग के लिए स्पेशली? शुमाइला ये देखें, ये जो पिच है ना, ये जो पूरा स्क्वायर था ना वो उन्होंने दोबारा से रीले किया, यानी कि उसकी जो टॉप थी ना उसको खोद के और नई मिट्टी पड़ी थी। तो ये टाइम देती हैं पिचेस जो है ना, ये 6 से 8 महीने 1 साल लेती हैं फर्म अप होने में। तो उसमें जो वेयर एंड टेयर है ना, जैसे जीरा प्लस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो जो है ना उसमें थोड़े थोड़े इस तरह से ना दानेदार हो जाती है वो, तो जिसकी वजह से गेंद फंसता है, रुकता है, आप बैट जल्दी आपका कभी चला जाता है, कभी हिट मारने जाते हैं, टॉप एज लग जाती है, क्योंकि उस स्पीड या उस हाइट से बॉल नहीं आता जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो पिचेस है ना ये परफेक्ट पिचेस नहीं होंगी, इसमें कसर रहेगी, आपको एडजस्ट करना है। और बड़े प्लेयर्स एडजस्ट करते हैं, ये कोई बहाना नहीं है कि जी पिच मुश्किल थी तो इसलिए हम मैच हार गए, क्योंकि वो दोनों के लिए है। ऐसे ही है। और ये अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें रमीज भाई, बाबर का और रिजवान भी समहाउ कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं।
हमारे जो बैटिंग स्टाइल सूट करता है तमाम बैटर्स को, अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील को अगर निकाल दें, चाहे टेस्ट सीरीज देखें, जहाँ विकेट थोड़ी फंसती है ये स्ट्रगल करते हैं, जहाँ सीधी विकेट होती है ये सब रन करते हैं। तो इसको कैसे कोप अप करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ओबियसली लड़के तो यही है हमारे पास। और दूसरा ये इसी का क्वेश्चन का पार्ट, क्या हमें तैयब ताहिर को भी कहीं हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर एक दो किसी ऐसी टीम अपोजिशन जहाँ आपको लगता है कि चलें आप स्टेट में बड़े मैच में नहीं डालें इंडिया के खिलाफ, तो तो हल्का टीम आती है तो चांस देना चाहिए? देखिए स्किल्स की पहले बात कर लें, स्किल्स के ऊपर बहुत काम करना है पाकिस्तान को। हम इनकी बेइंतहा तारीफ़ें करते हैं, मगर साथ साथ ये भी इनको रियलाइज़ करना है कि दूसरे इनसे आगे निकल रहे हैं और आपने स्टैंडर्ड सेट करना है वर्ल्ड क्लास, तभी आप एक ग्रेट टीम बनेंगे। ये नहीं है कि सर्टन कंडीशंस के आप स्टार्स हैं, आप दुनिया के मैप के ऊपर जाते हैं, आपको हर चीज़ से मुकाबला करना है, चाहे वो पिच कंडीशंस हैं, चाहे ऑपोजिशन है, तेज़ बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, क्राफ्ट है, मिस्ट्री है, इन सब के खिलाफ आपके पास जवाब होने चाहिए, तभी आपको ग्रेटनेस अचीव करेगी। और सबको ये एस्पायर करना चाहिए। ये बाकी टोकन चीज़ें हैं कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आप हो गए हैं, मगर नंबर 1 हुए हैं तो किन के खिलाफ स्कोर किया है, और बड़ी टीम्स आती है तो फिर उसके खिलाफ आप क्या करते हैं? तो रेटिंग तो ये, फिर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये कहता हूँ कि रैंकिंग्स में एंटरटेनमेंट के नंबर होने चाहिए, क्योंकि हम सब क्रिकेट देखते हैं इसकी एंटरटेनमेंट की वजह से, चौके छक्के, स्ट्राइक रेट, आजकल ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में मेरा आया, अब मैं हमेशा तैयब को खिलाना चाहिए, 2 प्रैक्टिस मैच हैं। हाँ बिल्कुल, और बिफोर द वर्ल्ड कप इन 2 प्रैक्टिस मैच में एक जरूर इनको खिलाना चाहिए। मैं अपने प्लेयरों से भी जब बात हुई, और मैंने लास्ट जब हमारी टीम इससे पहले भी थी, मैंने काफ़ी इस पे शोज़ भी किए, बात भी की, सिकलैन भाई से भी बात हुई कि आप रैंकिंग की बात करते हैं टीम की, बेन स्टोक आपको टॉप 10 में नज़र नहीं आएगा, 5वें 7वें 8वें पे नज़र आएगा, आपको बटलर नज़र नहीं आएगा, आपको वार्नर नज़र नहीं आएगा, बट जब खड़े होते हैं तो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, टीम को जिताते हैं। आप इसी को रोते रहते हैं जी हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, स्ट्राइक रेट देखें, क्या T20 के अंदर आप हार रहे हैं, आप रैंकिंग को क्या करना आपने? तो ये जो माइंड सेट, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? कौन आके इनको समझाएगा कि भाई हमने 70 बॉलों पे 60 करके कौन से मार्का मार दिया? और क्या आईसीसी को भी इसको देखना चाहिए कि जब रेटिंग पॉइंट्स देती है किसी प्लेयर को नंबर 1 और 2 बनाने में, तो उसकी मैच विनिंग इनिंग्स ज़्यादा बेहतर हो जाए? कि मैंने जितनी भी रिसर्च की है वो ये है कि वो रन्स को वैल्यू करते हैं, किस पोजीशन पे आके क्या किया वो इसको नहीं देखते, तो कहीं वैल्यू मेरे ख्याल से देखते हैं इरफान, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो डेफिनेटली देखते हैं। मुझे नहीं पैमाना क्या है, हाँ वो T20 ओडीआई में नहीं देखते, वो रन्स को देखते हैं। तो इसमें एंटरटेनमेंट को देखना चाहिए, इसलिए कि एंटरटेनमेंट की वजह से स्पॉन्सर्स आते हैं, एंटरटेनमेंट की वजह से टीमें जो हैं वो देखी जाती हैं। देखिए ना इतनी क्रिकेट हो रही है, आप किसके लिए रुकेंगे? आप टीम पाकिस्तान को देखेंगे फास्ट बॉलिंग की वजह से, इंडियन को देखेंगे बैटिंग की वजह से, इंग्लैंड को देखेंगे बेसबॉल की वजह से, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे फील्डिंग, एनर्जी, सब चीज़ों की वजह से, श्रीलंका को देखेंगे हसरंगा, मैजिक है, हर एक का यूएसपी है हर टीम के पास। तो पाकिस्तान का यही मैंने बात जब मैं करता हूँ ना कि नंबर 1 होना बहुत अच्छी बात है, बट ट्राई टू बी द ग्रेटेस्ट नंबर 1। तो जब आप ग्रेटेस्ट नंबर 1 की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी ना, तब आपको आइडिया होगा कि ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, स्कोरिंग रेट, ग्रेट फील्डिंग, कैचेस, यॉर्कर, स्लो बॉल्स, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं ग्रेटेस्ट नंबर 1 बनने में, और टाइमली परफॉर्मेंस अगेंस्ट ग्रेट साइड। देखिए ना आपने हेडलाइंस, आपका जो लेफ्ट हैंडर था ब्रायन लारा, उसने सारी अपने करियर की हेडलाइंस बनाई शेन वॉर्न को फड़का के, ऐसे ही मिगराज को मार के। तो इसलिए कि उसको पता था ये बड़े 2 जीनियस हैं, इनके खिलाफ मैंने 200 किया, सारी दुनिया जो है वो मेरी फैन हो जाएगी। और उसके मौका था, उसने मौके पे ऊपर चौके छक्के मारे। तो पाकिस्तान को भी ये सोचना ना, ये इंडिया का मैच जो है ना ये हेडलाइंस बनाने वाला है। ये देखें ना जो हमारा मूड ऑफ इन्होंने कर दिया, उसके भी तो इनको माइनस पॉइंट्स होने चाहिए। जब से मूड ऑफ हुए कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा ये भी एक बड़ी, जैसे आपने कहा कि टेक्निक पे काम करना है, इससे आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप क्रिकेटर भी रहे हैं और ओबियसली चेयरमैन भी रहे, और जिस तरह कमेंट्री करते हैं सब कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं। कोचिंग मैं क्योंकि थोड़ा खुद भी खेला हूँ, तो ये तो होती है 18-19 साल तक, उसके बाद आप पत्थर हो जाते हैं। वट्टा होने के बाद आपको किसने क्या सिखाना है, मतलब ओबियसली। अब ये जो 28, 27, 30, 32 के लड़के हैं, ये किस तरह अपने आप को ऑल्टर करेंगे, किस तरह मनूवर करके नई चीजें लेके आएंगे, इसका कुछ सोल्यूशन? देखिए ये इरफान, ये गेम प्लान इनको डिफाइन करके देना और क्लैरिटी देनी है, इनके रोल्स डिफाइंड होने चाहिए। क्योंकि देखें ना, अगर मुझे पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे
एज एन एक्सपर्ट बैठना है या एज एन एंकर बैठना है तो मेरा कंफ्यूजन होगा। तो रोल डिफाइन हुए हैं, आपने सवाल करना है, मैंने जवाब देने हैं, इन्होंने मौसम का हाल बताना है। नहीं, मैंने सवाल भी करने हैं। सवाल भी करने हैं, ये एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है। तो ये देखें ना, तो क्लैरिटी ऑफ रोल्स है। तो इसी तरह से प्लेयर्स को भी जब तक रोल्स की क्लैरिटी नहीं होगी वो कंफ्यूज रहेंगे। तो उनको बिल्कुल, और इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं ये थिंक टैंक। अब बल्ला यहाँ से किसी का, अब देखें ना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पहले से भी बात हमने की थी कि अगर कोचिंग इतनी ग्रेट होती तो अभी तक फखर जमान जो है वो 100 नंबर से पास हो जाते। वो अभी भी 33 से भी नीचे आ रहे हैं। तो उनकी कंपार्टमेंट पे कंपार्टमेंट आ रही है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक स्टेटस, हम इतना ज़्यादा उसका एग्जॉल्टेड स्टेटस बना देते हैं कोचिंग का कि हम समझते हैं कि जी ये आ गए हैं, जादू की छड़ी मारेंगे डम करके और ये प्लेयर जो है ना ये विव रिचर्ड्स बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक लेजेंड्स के ऊपर भी इशू आता है ना, हमारे जितने 90s के हैं उसके बाद है, हर बंदा, मैं गिनती पे नाम लेना शुरू करूंगा तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, सब बड़ी टीम को, मेन टीम हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसको कोचिंग करना चाहता है। इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है कि हमारे सामने नीचे आते रहे, राहुल ड्राविड रिटायर हुआ अंडर 19 की 10 साल, ये कहते हैं जी पाकिस्तानी टीम को, चाहे वकार का नाम लें, हम क्लैन की बात कर लें, हम मिसबा की बात कर लें, नीचे आने को तैयार ही नहीं है। जिधर कोचिंग रिक्वायर्ड है, ऊपर तो मैनेजमेंट होती है ना जी, आपने उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, शेप अप करना है। तो इसका ये कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है हर, अब आपके बाद तो अब हर बंदा कहता है मैंने चेयरमैन पीसी भी बनना है। ये अच्छी बात है, इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपने और ट्रैक पे डाल दी। ये देखें, ये इसीलिए मैं कहता हूँ जो क्लब रन करता है ना हमारा एक बंदा, कोच या जो मैनेजर है, ये अनसंग हीरोज है। ये हैं जो रगड़ा खाते हैं जी, जो अपने जेब से पैसे लेके बैट और बॉल लेके आते हैं बच्चों के लिए, नेट ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे मुश्किल काम ना नेट ऑर्गेनाइज करना, ऐसा ही है, और फिर बच्चों में डिसिप्लिन कायम करना है, और फिर बच्चों को पता है कि यहाँ पे आना है, नहीं आओगे तो छितरौल हो जाएगी। बिल्कुल, फिर वो रोल भी करते हैं पिच को, फिर एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं। और हमें किसी मैनेजर का ऐसे का नाम नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही, जो कि हमारी नस्लों को संवारने में लगे हुए हैं बेचारे। वेरी राइट। तो ये जो है ना, जब तक के बड़े प्लेयर्स नीचे जाके ये रगड़ा नहीं खाएंगे, इनको वैल्यू समझ नहीं आएगी कोचिंग, और इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ना, मेरे लिए जो सक्सेसफुल कोच है ना, वो ये है कि अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं उस कोच के पास जाऊंगा, ना कि अपने माँ बाप के पास, और कहूंगा जी मुझे बताएं मैं क्या करूं। इतना ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और कोच को उसके घर के हालात का पता होना चाहिए कि ये किस फैमिली, किस बैकग्राउंड से आए, ये जब वापस जाता है इसको खाना प्रॉपर मिलता है, ये अफोर्ड कर सकता है, ये कहाँ से चलता है, आता है, इसके प्रेशर्स क्या हैं जिंदगी में, बिल्कुल, और ये आज चुप क्यों है, या ये हंस क्यों रहा है, और ये सारे लेजेंड, ये सारी चीजें जब तक कि, और ये है प्रॉपर कोचिंग। यस, ये नहीं है कि जी मेरा नाम बड़ा है और आपने मेरी बात नहीं सुनी है तो मैं आपको 12th मैन बना दूं। और आप खुद रगड़ा खा के आए, आप खुद ऐसे बने हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को सवारे। अभी आप दोनों से जी इजाजत चाहते हैं। आपने बैट भी लेके आना है। बैट है हमारे पास। नहीं, सर का अपना, सर ने प्रॉमिस किया था मैं अपने वाला बैट लेके आऊंगा। चलें वो भी करते हैं, लेकिन पैसे क्रिकेटर अपना बैट देते नहीं है। नहीं, मैं दूंगा नहीं, मैं दिखा के वापस आऊंगा। चले इसी नोट के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ आप लोगों से इजाजत चाहते हैं जी। रात को दोबारा क्रिकेट मस्तिया में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।